आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बरे आज़म एशिया है। बरे आज़म एशिया है, उसके चंद पार्ट है। बरे आज़म एशिया को एक ही बार तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसको हम डिवाइड करेंगे चंद पार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला जो है ना वो है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होती है उसका हम डायरेक्शन निकालते हैं। सामने नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं वी। डब्ल्यू वाला साइड जो होगा वो वेस्ट होगा, ई वाला साइड ईस्ट होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझें, जो मैं मैप बनाने जा रहा हूँ, एक पूरे बड़े आज़म में से कौन सा पार्ट बनाने जा रहा हूँ, साउथ और ईस्ट, यानी कि ये से मैं कौन सा बनाने जा रहा हूँ, साउथ ईस्ट, या कोई डायरेक्शन से मैं समझा रहा हूँ। एक बड़े आज़म होगा, पूरा बड़े आज़म एशिया होगा, लेकिन हम आज उसका जो पार्ट पढ़ेंगे वो साउथ और ईस्ट वाला साइड होगा। साउथ ईस्ट वाले साइड पे हम देखते हैं कौन से ममालिक हैं और कितने मुल्क आते हैं इसमें, किस साइड से शुरू होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे शुरू करते हुए मैं पहले से आपको यहाँ पे ये बता दूं, ये जो चीज़ है ना, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ, ये बे ऑफ बंगाल है। ये सारा पानी है, ये आपके माइंड में हो, ये सारे का सारा क्या है, ये पानी है। ये बे ऑफ बंगाल है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल इसको क्यों कहते हैं, उसकी वजह भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंट्री है वो है बांग्लादेश। कौन है, बांग्लादेश। इसकी वजह से इसको बे ऑफ बंगाल कहा। अच्छा, एक वक्त हुआ करता था कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ये सारे एक ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे। तो दूसरा मुल्क यहाँ पे साथ में कौन होगा, इंडिया होगा। बांग्लादेश के साथ इंडिया है। यहाँ से आपको पता है यहाँ तक कौन सा मुल्क है, इंडिया आ गया। इंडिया के साथ हमारा प्यारा पाकिस्तान है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा आ गया, पाकिस्तान। मैं साउथ ईस्ट एशियन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब या बांग्लादेश से आगे की बात कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ वैसे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ मुल्क कौन से बनते हैं। बे ऑफ बंगाल उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ है। एक और पार्ट भी होता था यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पार्ट में से एक हिस्सा हुआ करता था, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये पार्ट हुआ करता था जिसका पुराना नाम था बर्मा। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ करता था एक जमाना। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अभी का बर्मा या म्यांमार जिसका नाम है, ये सारे का सारा किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। आपको याद होगा कि बरे सगीर में मुगल बादशाह जो लास्ट था, बहादुर जफर, जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसको बर्मा में रखा गया था। क्यों रखा गया था, कि बर्मा में क्यों रखा गया था, यहाँ पे रख सकते थे। इसका मतलब बर्मा भी ब्रिटिश के अंडर आता था। ये भी आपको एमसीक्यू माइंड में चाहिए। इसका जो कैपिटल था रंगून था पहले, अब उसका नाम चेंज किया, उसको छोड़ दें, इसका ओल्ड कैपिटल रंगून। अच्छा, इसमें बताने वाली बात क्या है, वो मैं जो बता रहा हूँ, बर्मा के अंदर यहाँ अगर बांग्लादेश है, इंडिया है, इधर बर्मा है, तो बर्मा में 3-4 एमसीक्यू पूछता है। एक तो बर्मा का न्यू नेम पूछ लेता है, बर्मा का न्यू नेम क्या है, म्यांमार, वो ये पूछता है। सेकंड, कि बहादुर जफर को कहाँ रखा गया, बर्मा के शहर रंगून में रखा, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, बहादुर जफर कहाँ दफन है, तो वो भी रंगून के अंदर, बर्मा के अंदर। ये 3 एमसीक्यू 3 टाइप से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अगर बर्मा की बात करें, बर्मा से आगे
एक यहाँ पे कंट्री बनती है, एक मुल्क बनता है जिसका नाम है थाईलैंड। अब ये हो गया थाईलैंड। ये थाईलैंड एक मुल्क है, वो भी बर्मा के साथ उसका बॉर्डर शेयर है। अच्छा, थाईलैंड के आगे हम अगर चेक कर लें तो एक मुल्क आता है वियतनाम। यहाँ पे एक मुल्क आता है, उसका नाम क्या है? वियतनाम। एक मुल्क ये हो गया। अब उसके वियतनाम के साथ एक और मुल्क आता है जिसका नाम है कंबोडिया। ये देखो कौन सा है? कंबोडिया। ये मुल्क हैं। अब इनसे आगे जो बनेंगे ये सारे साउथ ईस्ट एशियन, बर्मा से आगे ये सारे साउथ ईस्ट एशियन है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। बे ऑफ बंगाल मैंने समझाना था आपको। एक एमसीक्यू बे ऑफ बंगाल के हवाले से आता है कि लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड वो बे ऑफ बंगाल ही है। अगर बे ऑफ बंगाल ना हो तो फिर हम हुडसन बे का नाम लगाते हैं। हुडसन बे कनाडा के सामने, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अगर हुडसन बे का ऑप्शन हो तो वही है, अगर वो ना हो तो बे ऑफ बंगाल फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा। और उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री बन रही है, यहाँ पे इनके साथ ये देख लें, इसी तरह चांद की तरह एक मुल्क बनता है लास्ट के अंदर। ये है मलेशिया। क्या है बेटा? मलेशिया। एक मुल्क है मलेशिया। अब मलेशिया भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। मलेशिया के साथ एक और है, यहाँ पे एक मुल्क बन रहा है, वो भी चांद की तरह है, ये इंडोनेशिया। बॉर्डर आपको याद होने चाहिए, आपको नहीं भूलेंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज कौन से हैं, कैपिटल भी याद हो जाएंगे आपको, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊं, ये तो सारा पानी हो गया। इधर अगर पानी है, ये सारा बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में बनता है। इंडियन ओशन कौन सा है? अगर कोई पूछ ले, एमसीक्यू पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल कौन से ओशन में बनता है, तो इंडियन ओशन में बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो स्टेट बन रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक स्टेट बनती है जिसका नाम है मलाक्का स्टेट। क्या है बेटा? मलाक्का स्टेट। अच्छा, स्ट्रेट का मैंने आपको बताया था, पानी के अंदर समुद्री रास्ता जो होता है, जहाँ पे बिजनेस वगैरह हो, बहरी जहाज वगैरह गुजरते हो, तो उसको स्ट्रेट ही कहते हैं। पानी की बात कर। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट है, ये दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट है। 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ये भी आपको पता होगा। ठीक हो गया बेटा? दुनिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड मलाक्का स्टेट है। ये किन मुल्कों के दरमियान है पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान। ये हम नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे हमारे पास इंडोनेशिया की मतलब कोई छोटी छोटी जजीरे हैं। एक उसका नाम है जावा, एक दूसरा जजीरा बना लेते हैं, उसका नाम है बाली। एक नेक्स्ट जजीरा है यहाँ पे, उसका नाम है ईस्ट तैमूर। ईस्ट तैमूर याद हो जाएंगे आपको। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इंडोनेशिया के बारे में एक सवाल आता है, वो पहले आपको बताओ। लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एमसीक्यू आता है, लार्जेस्ट आर्चिपेलागो ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। आपको पता? अच्छा, इंडोनेशिया की मैंने वैसे 2-3 जजीरे बनाए हैं, लेकिन वो पूछता है, आर्चिपेलागो कहते हैं जजीरों को गुच्छा, ज्यादा जजीरे मिलके एक आर्चिपेलागो बनाते हैं। तो ये हो गया आर्चिपेलागो। और कितना आर्चिपेलागो है ये एमसीक्यू आता है। 17,000 आर्चिपेलागो जजीरों पे होस्ट में है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो। ये एमसीक्यू पूछ चुका है। एक और एमसीक्यू पूछ चुका है पीपीएससी कमीशन के एग्जाम में कि इंसान जो है इसने तरक्की की, इंसान की शक्ल अख्तियार कर गया, इसकी पुरानी शेप या हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज की, ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज
इंसान की खोपड़ियाँ या जो भी आप समझ लें, या इंसान का पुराना जो शक्ल था उसके शवाहिदात मिले हैं। वो कहाँ मिले हैं? वो जावा के, ये इंडोनेशिया का एक जजीरा जिसका नाम है जावा, उसके अंदर ये पूछ चुका है कि दुनिया के ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि इंसानी हवाले से या जानवरों या जानदारों के हवाले से, यानी कि इंसान सबसे पहले ओल्डेस्ट अगर हमें मिला है, साइंस ने जो तरक्की की है उसमें वो कहाँ पे शवाहिदात मिले हैं? वो इंडोनेशिया के जजीरे जावा के अंदर मिले हैं। ये एमसीक्यू पूछ चुका है, कंफर्म पूछ चुका है और नेक्स्ट आ सकता है, चांसेस हैं इसके। इसी तरह ईस्ट तैमूर का कैपिटल पूछते हैं कभी कभी वो ईस्ट तैमूर का। अब एक बात सुनो, ईस्ट तैमूर पहले इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो आजाद रियासत है, आजाद हो गया है। इसका जो कैपिटल है आपने याद रखना है, जिस तरह इंडिया का है न्यू दिल्ली, क्या है बेटा? न्यू दिल्ली। तो ईस्ट तैमूर का है दिल्ली। ये दोनों आपको, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली, ईस्ट तैमूर का। ईस्ट तैमूर आजाद हो गया है। ईस्ट तैमूर ने यूएनओ को 182 नंबर पे ज्वाइन किया, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे भी 100 कितना मुमालिक है यूएनओ के अंदर बेटा? 193 रिकग्नाइज कंट्रीज। लास्ट जो कंट्रीज है, लास्ट कंट्रीज मैंने आपको पढ़ाया था अफ्रीका के अंदर एक मुल्क जिसका नाम है साउथ सूडान। क्या पढ़ाया था? एक था सूडान, दूसरा था साउथ सूडान। बेटा साउथ सूडान लास्ट 193 मेंबर है यूएनओ। ये एमसीक्यू पूछ चुका है। यूएनओ का लास्ट मेंबर, यूएनओ का लास्ट मेंबर जिसने, यूएनओ ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है वो 193 मेंबर साउथ सूडान है, बरे आजम अफ्रीका के अंदर। ये भी एमसीक्यू पूछ चुका है। और 193 ममालिक टोटल हैं, ये भी पूछ चुका है। दो मैंने कहा था कि ऑब्जर्वर स्टेट है, एक फलस्तीन है और दूसरा वेटिकन सिटी। उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको रियासत माना जाए या ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा मेंबर था? 182, 182वां मेंबर था यूएनओ का। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से बनते हैं। एक वैसे यहाँ पे एक आर्चिपेलागो बनता है, बड़ा तो नहीं बनता, छोटा आर्चिपेलागो है जिसका नाम है फिलीपींस। क्या है बेटा? फिलीपींस। फिलीपींस जो है ना ये बेटा, ये भी आर्चिपेलागो है, ये भी यहाँ ही बनता है, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक यहाँ पे जजीरा बनता है, अब देख लें, इसका नाम है बरनाई। क्या है बेटा? बरनाई दारुल सलाम। ठीक हो गया, बरनाई दारुल सलाम। ये भी इंडोनेशिया का पार्ट हुआ करता था, अब ये भी आजाद हो चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बरनाई दारुल सलाम किससे आजाद हुआ था? इंडोनेशिया से। ईस्ट तैमूर किससे आजाद हुआ था? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया क्योंकि जजीरों का गुच्छा है, बहुत सारे जजीरे हैं इसमें, इसलिए बहुत सारे जजीरे आजादी लेते जा रहे हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे फिलीपाइन के बाद एक और जजीरा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे सामने, इसका नाम है सिंगापुर। क्या है बेटा? ये भी एक जजीरा है। सिंगापुर क्या है बेटा? एक जजीरा है, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आता है। तो उसके बाद आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये इंडोनेशिया मलेशिया है, इसी तरह इनके और पार्ट भी हैं यहाँ, ये आपस में मिले हुए। ये इंडोनेशिया का पार्ट है तो जजीरे सारे, ये मलेशिया का पार्ट, ये सारे जजीरों के गुच्छे हैं, आर्चिपेलागोस हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा अगर इनसे इधर जाएं, तो आपको पता है यहाँ आपका प्यारा जापान खड़ा है। कौन सा मुल्क है बेटा? इनके सामने अगर देख लें इधर या थोड़ा सा ऊपर या इस साइड पे पैसिफिक ओशन के अंदर, ये सारा कौन सा पैसिफिक ओशन है। यहाँ मैंने कहा था इंडियन ओशन, ये यहाँ तक इंडियन ओशन, इससे आगे सारा पैसिफिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन के अंदर कौन सा मुल्क है? जापान। जापान खड़ा है। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम ऊपर देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कर देता हूँ। ये सारे का सारा अगर ऊपर हम इधर देख लें तो ये चीन है। कौन सा मुल्क है बेटा?
ये चीन है, चीन यहाँ तक आता है, इंडिया को टच करता है। नेपाल भूटान भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम नेपाल है, यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम भूटान है। ये सारों को चीन टच कर रहा है, हमें भी करता है टच। यहाँ हमारे साथ भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना का, नेपाल के साथ भी, और इंडिया, भूटान, इसी तरह बर्मा के साथ, इस तरह वियतनाम, ये सारा ऊपर चीन हो गया। अब आपको ये नेक्स्ट में आपको जो बताने जा रहा था, एक आइसलैंड इसमें बताने जा रहा था। वो एक आइसलैंड है जिसके ऊपर एक इशू भी है, चाइना और चाइना से ऊपर रशिया भी है। रशिया भी यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पे देख लें तो रशिया भी इधर ही, रशिया ही आ जाता है, चाइना इधर एंड हो जाता है, फिर इधर मंगोलिया है दरमियान में बेटा, इधर रशिया का पार्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पे एक आइसलैंड है, वो पूछ लेता है कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइसलैंड है जिसका नाम है स्पार्टली आइलैंड। क्या है बेटा? स्पार्टली आइसलैंड। अच्छा, ये स्पार्टली आइसलैंड जो मैं क्यों बता रहा हूँ, एमसीक्यूज पूछ चुका है कि स्पार्टली आइसलैंड डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड आइसलैंड बिटवीन जापान एंड रशिया। जापान कहते हैं मेरा है, और रशिया ऊपर से कहता है ये मेरा है। ये भी पैसिफिक ओशन के अंदर है, स्पार्टली आइसलैंड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये यहां तक हो गया बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन। अब ये जो चाइना वाला जो ये नजर आ रहा है आपको, ये थोड़ा सा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे जो सी बनता है इसका नाम है साउथ चाइना सी। अच्छा, क्यों बता रहा हूं ये साउथ? ये चाइना के किस साइड पे है बेटा? साउथ वाली साइड पे है, ऑटोमेटिकली इसका नाम भी साउथ चाइना सी रखा गया, चाइना के साउथ की साइड पे है। तो एक और सिंगापुर, ये मलेशिया, इनके दरमियान में एक स्ट्रेट बनता है, पानी की स्ट्रेट है, इसका नाम है जोहर स्ट्रेट। कौन सा है बेटा? जोहर स्ट्रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान इस साइड पे जो स्ट्रेट बन रही है, ये तो हो गया मलाका स्ट्रेट, यहाँ पे है जोहर स्ट्रेट। इसके बाद एक और चीज बता दूं आपको, सिंगापुर के हवाले से एमसीक्यू पूछा जा चुका है। अगर आप, वो कहता है कि अगर आपने क्या कहते हैं उसको, सिंगापुर के हवाले से एक एमसीक्यू उसने पूछा है, कई बार पूछा है, एयरलाइन के हवाले से। सिल्क एयरलाइन बेटा, सिल्क एयरलाइन, सिल्क एयरलाइन जो है ये किस मुल्क का है, ये किस कंट्री का है? तो आपको पता होना चाहिए, सिल्क एयरलाइन इज द एयरलाइन ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर का क्या है बेटा? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिल्क एयरलाइन का वो पता चल गया। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, वो जिस तरह मैंने बर्मा के बारे में बताया, अब थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। थाईलैंड का कैपिटल क्या है बेटा? बैंकॉक है। बैंकॉक थाईलैंड का क्या है बेटा? कैपिटल है। अब थाईलैंड के हवाले से एक और भी क्वेश्चन पूछ लेता है। थाईलैंड के हवाले से वो क्या पूछता है? लैंड ऑफ एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, या लैंड ऑफ एलिफेंट, या लैंड ऑफ अपना व्हाइट एलिफेंट। एलिफेंट के हवाले से वो पूछता है कि कौन सी जमीन को लैंड ऑफ एलिफेंट कहते हैं, तो वो थाईलैंड को लैंड ऑफ एलिफेंट कहते हैं। ये भी पूछ चुका। एक कंबोडिया के बारे में भी पूछ लेता है। कंबोडिया जो है दुनिया के जो लैंग्वेज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज के हवाले से, तो जुबानों के हवाले से सबसे ज्यादा वो पूछता है कौन सी मुल्क के लैंग्वेज की अल्फाबेटिकली, या वो जो वर्ड्स होते हैं सबसे ज्यादा किस मुल्क के हैं? कंबोडिया। जिस तरह अरूफ तोजी की आदात कहते हैं हम उनको, तो कंबोडिया के कितना है बेटा? 174, 174 कंबोडियन लैंग्वेज की क्या है बेटा? तो अल्फाबेट हम जिन्हें कहते हैं, अल्फाबेट सबसे ज्यादा किसके हैं बेटा? अल्फाबेट जो है ना सबसे ज्यादा कंबोडिया के हैं। 174 अल्फाबेट हैं कंबोडिया के। दुनिया में सबसे ज्यादा अल्फाबेट कंबोडिया के हैं, 174। आपको याद होना चाहिए, ये पूछ लेता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा था, वो ये है फिलीपींस के हवाले से।
फिलीपींस के हवाले से वो ये है कि एक बैंक बनाया गया था, एक बैंक जिसका नाम क्या है बेटा, एडीबी। बैंक का नाम क्या है बेटा, एडी। मैं यहाँ पे इनको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमारा पार्ट भी नहीं है, ये वैसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। एडीबी एक बैंक है, एमसीक्यू पूछ लेता है, पिछले पेपर में भी पूछा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशिया की बात हो रही है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था कब, 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। तो ये भी फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर समझ लो या जो भी समझ लो, मनीला। क्या है बेटा, फिलीपींस का कैपिटल में मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बता रहा हूं ये। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन वैसे भी आपको पता है मलेशिया और इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है और मलेशिया का कैपिटल क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद थाईलैंड, बर्मा का रंगून हो गया, उधर वियतनाम हो गया हमारे पास। करेंसी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे एक और कंट्री भी थी दरमियान के अंदर, एक कंट्री जिसका नाम था लाओस। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था, ये भूटान मैंने यहाँ पे बनाया था। भूटान के हवाले से लैंड ऑफ थंडरबोल्ट एमसीक्यू का था। एमसीक्यू क्या आता है बेटा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। अच्छा, थंडरबोल्ट है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। थंडरबोल्ट कहते हैं मतलब बारिशों, जो ज्यादा बारिशें एक तो होती हैं, मतलब बादल हर वक्त छाए रहते हैं, ये भी बात ठीक है। ब्लैक और स्याह बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, गरज चमक होती है, वहां पे बिजली ज्यादा गिरते हैं, तो इसको कहते हैं थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन सा है, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है। और एक बात आपको बता दो थंडरबोल्ट के हवाले से, एक तो आप पूछता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं, एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वो ये पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नोक वाले ये जो कमरे होते हैं ना, छत इनकी ऊपर वो होती है, वो भी भूटान में सबसे ज्यादा। ठीक हो क्या। अच्छा, नेक्स्ट उसमें क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वो थंडरबोल्ट ज्यादा है, बारिशें ज्यादा होती हैं, पानी का इशू होता है, तो छतें वगैरह जो होती हैं वो नोकदार बनाई जाती हैं। इसी तरह वो भी सबसे ज्यादा भूटान के अंदर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी भूटान को ही कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्री मैं आपको वैसे बताने जा रहा था, यहाँ पे एक कंट्री है लाओस। क्या है बेटा, लाओस। ये भी एक साउथ एशियन कंट्रीज में आ जाता है। आप काउंटिंग करते हुए आप टेंशन ना हो आपको। अच्छा, यहाँ पे लाओस और थाईलैंड और बर्मा, इसके दरमियान में यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बताया था, एक ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल ये इस्तेमाल किया स्मगलिंग के लिए, इसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। ये सारे मुल्क इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक एरिया है छोटा सा, इस तरह एरिया बनता है, इस एरिया का नाम है गोल्डन ट्राई। अच्छा, ये पूछ लेते हैं गोल्डन ट्रायंगल कहाँ बनता है, तो आपने बताना है बर्मा, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर के ऊपर बनता है। चाइना, ऊपर चाइना है, बात समझ रहे हो ना, ऊपर चाइना, इधर नीचे बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के बॉर्डर के ऊपर बन रहा है। इसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा है गोल्डन ट्रायंगल के नाम से। ये इस्तेमाल होता है स्मगलिंग के लिए, ये आपको पता होना। ये सारे मुल्क स्मगलिंग करते हैं। तो स्मगलिंग एक मुल्क की तरक्की का राज होता है, ना कि मुल्क को ये झूठ होता है कि मुल्क तरक्की नहीं करेगा। स्मगलिंग जितना ज्यादा होगी मुल्क उतना ज्यादा तरक्की करेगा, आपको पता होना चाहिए। अब थाईलैंड के अगर मैं बारे में बता दूं तो थाईलैंड ये बैंकॉक जो है ना, दुनिया में सन 2000 मतलब ये जो 30 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अभी करंटली नहीं, 30 से पहले सबसे ज्यादा जिस शहर और मुल्क का विजिट किया गया था वो थाईलैंड और वियतनाम। देखो, विजिट वहां किया जाता है जो तरक्की याफ्ता होते हैं, जहाँ पे हर चीज मौजूद होता है। तो इनकी तरक्की का राज भी यही है कि यहाँ पे जो है ना, ये स्मगलिंग वगैरह, ये सारे शराब और ये तो बैंकॉक के हवाले से आपको बताऊं, सबसे पहले वो मुल्क जिसने सेम सेक्सुअल चीज का इजाजत दिया था वो बैंकॉक ही है, थाईलैंड ही। तो इसमें सेम सेक्सुअल वगैरह ये सारी चीजें ये चलते रहते हैं। और कुछ भी शराब हो, मंशियात हो, आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा वहाँ पे। जो कुछ भी आप समझना चाह रहे हैं वो सारे की सारे यहाँ पे
बैंकॉक के अंदर मिल जाएंगे। ये स्मगलिंग के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए। ये स्मगलिंग के हवाले से क्या है बेटा, ये एक जगह है ट्राइएंगल जिसका नाम है गोल्डन ट्राइएंगल। ये भी आप लाजमी आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद कंबोडिया के हवाले से मैं आपको एक एमसीक्यू बता सकता हूँ, वो ये है कि लैंड ऑफ लायंस, ये भी आपको लैंड ऑफ टाइगर्स या लैंड ऑफ लायन, शेर सबसे ज्यादा दुनिया में कंबोडिया में पाए जाते हैं। शेर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कंबोडिया में पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क कंबोडिया में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैंने मलेशिया का आपको बताया कोलालमपुर इसका क्या है कैपिटल, कोलमपुर। अच्छा कोलालमपुर जो है ना इसका कैपिटल हो गया। इंडोनेशिया का अपना इंडोनेशिया का जो है ना वो जकार्ता इसका कैपिटल हो गया। इंडोनेशिया का जकार्ता, मलेशिया का कोलालमपुर हो गया। अब कंबोडिया का आता नहीं है, फोनम पिन हाउस का कैपिटल है। आपने याद रखें या ना रखें मुश्किल है थोड़ा सा, वो याद रखने की जरूरत भी नहीं। हनोई वियतनाम का आपको याद होना चाहिए, हिनोई जो है ना वियतनाम का कैपिटल है हिनोई। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना बर्मा का पहला रंगून हुआ करता था, मैंने आपको बताया। उसका नया है नाई पे देव, मतलब चेंज किया है, नाम चेंज किया, नाई पी देव उसका न्यू कैपिटल है। भूटान का आपको पता है थम्फू, क्या है बेटा, थम्फू भूटान का कैपिटल हो गया। बैंकॉक के हवाले से मैंने आपको बताया। अब एक और चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अब अगर मैं जापान की बात करूँ तो जापान है, जापान पैसिफिक ओशन के सेंटर के अंदर है। तो उसके बाद यहाँ पर मतलब तूफान भी ज़्यादा आते जाते रहते हैं, वो साइक्लोन भी बनते रहते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर। तो जापान को खतरात भी हर वक्त रहते हैं। आपको सुना होगा जापान के अंदर सुनामी वगैरह आते रहते हैं। तो सुनामी की वजह भी यही है कि पैसिफिक ओशन के अंदर जो वो साइक्लोन बनते हैं, साइक्लोन की जैसे पानी बाहर निकलता है, तो पानी के बाहर निकलना, तूफान की शक्ल अख्तियार करना, जापान को डुबोना वगैरह, ये चलता रहता है इधर। तो इसी तरह आइसलैंड है, ये खतरात होते हैं। इंडोनेशिया मलेशिया के हवाले से भी यहाँ भी बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइक्लोन वगैरह पाए जाते हैं। साइक्लोन वैसे भी आप पानी के उसको कहते हैं बहाव वगैरह जो। अब मलेशिया के हवाले से एक और सवाल भी आ जाता है, माउंट कैम्बेलो, एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट कैम्बेलो। अच्छा बेटा ये माउंट कैम्बेलो जो है ये मलेशिया के अंदर एक पहाड़ है, माउंट कैम्बेलो। कहाँ पे है बेटा, मलेशिया के अंदर। माउंट कैम्बेलो का आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, मलेशिया के अंदर है। मलेशिया की एक मशहूर चीज वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एमसीक्यूज में कई बार पूछा जा चुका है, वो आपको याद होना चाहिए। पेट्रोनास टावर, क्या है बेटा, पेट्रोनास टावर आ चुका है कई बार। पेट्रोनास टावर एक टावर है जिसको नाम है पेट्रोनास टावर, या उसका सेकंड नेम है ट्विन टावर। अच्छा ये कैसा टावर है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का मतलब दो टावर बने हुए हैं, दो बिल्डिंग्स हैं, उनके दरमियान ऊपर से याद रह जाएगा ट्विन टावर या पेट्रोनास टावर। इसी तरह दो टावर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जमीन की सतह के ऊपर, उनके ऊपर रास्ता है एक दूसरे में जाने के लिए। तो पेट्रोनास टावर मशहूर किसके हैं, मलेशिया के, इस जगह पे पाए जाते हैं, मलेशिया का है। पेट्रोनास टावर के बारे में पूछता है किस मुल्क के हैं या कहाँ पाए जाते हैं, तो वो इंडोनेशिया का अपना मलेशिया के शहर कोलालमपुर वगैरह उसमें। तो कोलालमपुर भी आपको याद होना चाहिए, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कोलालमपुर के अंदर, मलेशिया के अंदर पाए जाते हैं बेटा, ये भी आपको पता। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में पेट्रोनास टावर या ट्विन टावर भी दूसरा नाम है उसका, ट्विन टावर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आसियान। आसियान एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। अब मैं आपको साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ। साउथ ईस्ट एशिया वाले ममालिक ने मिलके एक तंजीम बनाई, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसका नाम है आसियान। आसियान क्या है बेटा, अपना आसियान, ये आपको पता होना चाहिए। आसियान हाँ मैं बता देता हूँ वो भी। अब नेक्स्ट जो है ना, आसियान ग्रुप से एक ममालिक का तंजीम एक बनाया गया है, उसमें साउथ ईस्ट एशियन जो है ना एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एक एसोसिएशन बनाई गई थी, एक तंजीम बनाई गई थी साउथ ईस्ट। ये जो साउथ ईस्ट हम पढ़ रहे हैं,
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपको पता होना चाहिए। एसोसिएशन या तंजीम कह लें उसको, जो भी आप समझ लें, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये साउथ ईस्ट जो है ना, ये आप समझ जाएंगे कि साउथ ईस्ट एशियन जो थे उन्होंने एक मिल के एक तंजीम बनाई जिसका नाम रखा गया आसियान। आसियान ग्रुप्स भी उनको कहते हैं, आसियान कंट्रीज भी कहते हैं उनको। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं इसका थोड़ा सा ना बैकग्राउंड वगैरह ये सारी चीजें बता देता हूँ। ये कब बनाई गई थी? आसियान जो बनाई गई थी 1967 के अंदर बनाई गई थी बेटा, 1967 1967 के अंदर ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? इंडोनेशिया के शहर जकार्ता, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया का शहर कैपिटल जकार्ता के अंदर आसियान का क्या है बेटा? और इसके मतलब पहले इसके मोबाइल ज्यादा थे या कम थे वो आप माइंड में नहीं रखना, लेकिन इस वक्त जो काउंट किए जाते हैं आसियान ग्रुप्स के अंदर वो 11 ही है। इसके मेंबर कितना है बेटा? 11 है। यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रुनेई, दारुसलाम, फिलीपींस वगैरह, ये सारे मिलकर इस्तांबुल, ये 10 ममालिक या 11 ममालिक से मिलकर इन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था आसियान ग्रुप। अच्छा, बताने का मकसद क्या है? आसियान ग्रुप्स क्यों बनाया गया था तंजीम? उन्होंने कहा था कि बॉर्डर फ्री एरिया बनाना चाहिए हमें। हम अपने जो आसियान ग्रुप्स हैं, हम यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, हमें वीजा फ्री, बॉर्डर फ्री कर देना चाहिए, हमें एक दूसरे में आने के लिए कोई दिक्कत ना। नंबर 1। नंबर 2, जो आसियान का बनाने का मकसद था वो था मलाक्का स्ट्रेट। ये जो मलाक्का स्ट्रेट है इसमें से बिजनेस होती है। दुनिया के तेल की अगर बात मैं करूँ तो 30% यहाँ पे बिजनेस होती है, 30 से 40% पूरी दुनिया का बिजनेस इस एरिया से होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर इधर से गुजरेंगे तो इधर से तो पानी गहरा है, यहाँ से एक स्टेट बनता है, स्टेट या चाइना, रशिया वगैरह सारे, जापान, ये सारे यहाँ से बिजनेस करते हैं, अरेबियन ममालिक की तरफ जाते हैं, यहाँ से फिर जाके अफ्रीका, अफ्रीका से फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रास्ता सारों को यही है। तो वो कहते थे कि यहाँ पे हमें टैक्स लेना चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए। आसियान ग्रुप से मिलके एक तंजीम बनाई, तंजीम ये काम करती रही, मलाक्का स्टेट की बिजनेस की बात करती रही, बॉर्डर फ्री एरिया बनाता रहा, एक दूसरे को मफादात की बात करते रहे, एक दूसरे के लिए काम करते रहे। तो अभी तक भी ये कर रहे हैं, 11 ममालिक इसमें शामिल हैं। तो कभी कभी 10 भी काउंट कर लेते हैं। पहले 10 ममालिक थे, अब 11 ही हैं। गूगल में अगर आप जाके सर्च करेंगे तो 11 ममालिक का नाम आएगा। तो इसका जो है अभी इस वक्त जो इसका जनरल सेक्रेटरी बैठा है या हेड बैठा है वो कौ किम हॉर्न है। वो भी मतलब इन ममालिक में से किसी एक मुल्क का, बर्मा का है या इस साइड का, कंबोडिया वाली साइड का है, कौ किम हॉर्न, ये आपको पता हो। ये करंट इसका जनरल सेक्रेटरी है। आसियान ग्रुप्स का आपको पता होना चाहिए, जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है इसका, ये पता होना चाहिए। 1967 में बनाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो अभी पेपर होगा इंटेलिजेंस ऑफिसर का है, लेबर ऑफिसर का, लेबर इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट का। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मिनिमम मेरा जो माइंड सेट कर रहा है, वैसे ओवरऑल पेपरों में 1-2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इस बार जो एमसीक्यूज आएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मिनिमम होंगे 6 to 7 एमसीक्यू। कभी उनका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, कभी उनकी एप्लीकेशन पूछ लेगा, कभी वो कब बने थे ये पूछ लेगा, कभी मेंबर पूछ लेगा, कभी उनके जनरल सेक्रेटरी पूछ लेगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस बार जो आने वाले हैं बहुत ज्यादा आने वाले। तो नेक्स्ट मैं करेंसी की बात कर लूँ तो क्या बर्मा की करेंसी कयात है। बर्मा की करेंसी क्या है बेटा? कयात है। उसके बाद थाईलैंड की बात, थाईलैंड की क्या है बेटा? बात है। और इसी तरह एक और है जिसकी आप याद रखें, इंडोनेशिया की रुपया है। आपको पता है हमारा रुपया है, तो इंडोनेशिया भी हमारे साथ है, तो इसका भी रुपया है, रुपया। अच्छा, इंडोनेशिया का रुपया हो गया। और मलेशिया का आपको पता है रिंगिट। मलेशिया का क्या है बेटा? रिंगिट है। मलेशिया का रिंगिट, इंडोनेशिया का रुपया हो गया। अब इसी तरह 1-2 और हैं, उनका आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूछता भी नहीं है इतना। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जापान की तरफ। तो जापान का आपको पता है येन, येन इसकी करेंसी है। और जापान का टोक्यो इसका क्या है बेटा? कैपिटल है। ये भी आपको
पता होना चाहिए। अच्छा, जापान के हवाले से वैसे 3-4 क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो पूछता रहता है, बार बार पूछता रहता है। अच्छा, इसमें एक रशिया, ये जो हमारा मुल्क है, या चाइना हमारा जो मुल्क है ना, चाइना, इस चाइना से यहाँ पे 2 मुल्क और बनते हैं, वो भी आप यहाँ साउथ चाइना सी के अंदर बनते हैं। इनका भी आप याद कर लें, यहाँ से याद कर लें, आपको पता चल जाए। एक है नॉर्थ कोरिया, एक है साउथ कोरिया। ठीक है बेटा, एक है नॉर्थ कोरिया, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, और ये नीचे वाला कौन सा है बेटा, साउथ कोरिया। अच्छा, इन दोनों की करेंसी वोन है, ये याद रहेगा। दोनों की करेंसी क्या है, ये नॉर्थ कोरियन वोन, ये साउथ कोरियन वोन, कोरियन वोन, इनकी दोनों की करेंसी वोन है। अच्छा, एक और चीज बताना जा रहा था, चाइना और ये जो कोरिया, इनके दरमियान में जो सी बन रहा है ना, ये येलो सी है। इसका नाम क्या है बेटा, येलो सी। ये भी हमसे कई बार पूछ गया है कि येलो सी कहाँ बनता है बेटा, साउथ चाइना सी के अंदर बनता है। येलो सी कहाँ बनता है, साउथ चाइना सी। येलो सी किन मुल्क के दरमियान, चाइना और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के दरमियान में बनता है। एक येलो रिवर है, एक येलो सी है, एक येलो रिवर। तो येलो रिवर भी चाइना में है, ये भी आपको पता है। येलो रिवर भी चाइना के अंदर है, येलो सी भी चाइना का ही है, और इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये दोनों ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर लाइन था, ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बॉर्डर है, उसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास वैसे ऊपर चाइना है, चाइना के इस साउथ चाइना सी में, मतलब मैं उधर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मैं साउथ ईस्ट एशिया पढ़ रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ेंगे ना जाके ईस्ट एशिया या नॉर्थ एशिया, तो उसमें फिर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नॉर्थ वाली साइड पे जब आएंगे ना, ये ईस्ट वाली साइड पे जब आएंगे, जापान के साथ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये अब हम पढ़ रहे हैं ईस्ट नीचे और साउथ वाली साइड पे। तो उसके बाद जापान के येन जो है ना, इसके कैपिटल मैंने आपको बताया। जापान के हवाले से आसियान के अंदर, आसियान में टोटल जो ममालिक हैं यही 11 ही है। आसियान में मैंने सिर्फ यही बताने थे, यहाँ से 10 पहले 10 हुआ करते थे। अब ये जो छोटे छोटे जजीरे आजाद हुए, ये भी मुल्क बन गए, ये भी शामिल हो गए हैं। तो ये सारे चाइना वगैरह इसमें नहीं आते। मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये नहीं आते उसमें, रशिया, जापान ये नहीं आते, ये आते, ये मुल्क। मैं सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये सारे बताए। ये इसके साइड में कौन सा बनेगा, उसके साइड में कौन सा बनेगा। अब ये आप देख लें, ये जो है ना, ये सिर्फ आसियान है। अब समझ आया आपको, ये आसियान है बेटा, इसको समझिए। बाकी सारे का सारा ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। ये आसियान ग्रुप्स है, क्लियर हो गया। ये है साउथ ईस्ट एशिया, ये आसियान ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह 9 10 और ये दिल्ली वगैरह, इस्तांबुल वगैरह 11 12, यानी कि फिलीपींस के साथ ये मिलकर आसियान ग्रुप्स। ये क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था मलाक्का स्टेट के लिए, यहाँ पे तो 1967 के अंदर बनाया गया था, इंडोनेशिया और जकार्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ी सी हम उसको कंप्लीट करते हैं, वो